देखो जहांगीर का कार्यकाल, अब जहांगीर शाहजहां ये लोग के बारे पढ़ेंगे। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तक एवं शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक। ये वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया? ये आगरा में किया गया। कहाँ किया गया? आगरा में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। फिर जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट में प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? शाहजादा खुर्रम था, बाद में शाहजहां यही बनता है। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ थी। एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता था एवं असफ खां यह नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा। कब तक रहा? 1627 ईस्वी तक रहा। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहां भी चित्रकला की बात होगी वो भी प्रकाष्ठा वाली बात, तो वो जहांगीर के टाइम पीरियड में। किसके में? जहांगीर। शुरू तो मुझे लगता है शायद हुमायूं के टाइम से ही हो गया था चित्रकला, लेकिन जो प्रकाष्ठा वाला है ये जहांगीर के टाइम में ज़्यादा था। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक द्वारा प्रारंभ किया गया था? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा पूछा गया क्वेश्चन है, यह जहांगीर द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे है मुगलों में मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन काल में हस्ताक्षरित हुई थी? ये मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के कार्यकाल में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। किसको भेजा था? विलियम हॉकिंस को भेजा था। 1609 ईस्वी में भेजा था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किस अंग्रेज को सम्मानित किया था? इंग्लिश खान से। यह विलियम हॉकिंस को सम्मानित किया था इंग्लिश खान की उपाधि से। इंग्लिश खान की उपाधि से। आगे है भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? किसका? बाबर का, जो बाद में पहले तो था यहाँ पे लेकिन फिर उसको काबुल ले जाया गया। फिर जहांगीर का लाहौर में है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर था। कौन था? उस्ताद मंसूर था। मुगल बादशाहों में अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी किसने लिखी? ये जहांगीर ने लिखी। अपनी आत्मकथा किस ऑटोबायोग्राफी किस में लिखी? फारसी में लिखी। ये जहांगीर ने लिखी। शाहजादा खुसरो मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। शाहजादा खुसरो मिर्जा था, उसने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी। कौन से गुरु को? अर्जुन देव को फांसी दी गई थी उसके द्वारा। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर हमने देखा तथा अबुल हसन थे। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन थे। आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? ये नूरजहां के द्वारा बनाया गया। फिर है मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? ये मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर द्वारा बनवाया गया। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? ये इस विधि को अस्मत बेगम नूरजहां की माँ के द्वारा किया गया। ये इम्पोर्टेंट है। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ। गुलाब से इत्र निकालने की विधि। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित किया था? आगरा से दिल्ली ये शाहजहां ने किया था। किसने किया था? शाहजहां ने किया था। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सजदा एवं पेबल्स किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया था? सजदा एवं पेबल्स की प्रथा ये शाहजहां ने खत्म कर दिया था। किसने किया था? शाहजहां ने खत्म किया था। शाहजहां की पत्नी अंजुमन बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? इसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है।
मुमताज महल की 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहां ने इसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था। आगरा में 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात ये आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था मुमताज बेगम की स्मृति में। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। और एक लाहौरी गेट है, ताजमहल में एक लाहौरी गेट है। मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तख्त ए ताउस, ये मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का ये शाहजहां द्वारा कराया गया था। शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था, A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? लघु अकबर हमारे ये दारा सिखो शाहजहां का पुत्र को बोला जाता है। उपनिषदों को फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिखो ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। शाहजहां के शासनकाल में किसने किया था? शाहजहां के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा सिखो ने सिर ए अकबर शीर्षक के नाम से किया था। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां के। किसके? शाहजहां के माना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासन को कहा जाता है? ये शाहजहां के शासनकाल को। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने यहाँ पे लाल किला, ताजमहल इसी के द्वारा बनाए गए हैं। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का प्रथम समन्वय हमें किस इमारत को देखने को मिलता है? ये ताजमहल को मिलता है। ताजमहल को देखने से हिंदू और ईरानी दोनों का। आगे है हमारा ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? कंधार था। कंधार था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? मीर जुमला द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? मीर जुमला द्वारा दिया गया। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये शाहजहां द्वारा कराया गया। फिर शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? ये दारा सिखो को। किसको? दारा सिखो को। किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किए थे? ये जहांगीर ने किए थे। किसने किए थे? जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतबिंद खां को दिया जाता है। किसको? मोतबिंद खां को दिया जाता है। आगे हमारा है औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1658 से 1707 ईस्वी तक रहता है औरंगजेब का कार्यकाल। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? दक्कन का था। दक्कन। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? औरंगजेब तथा दारा सिखो के बीच हुआ था। इसी में उत्तराधिकारी का लड़ाई चला था। सामूगढ़ का युद्ध याद रखना है। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में थे। भले हिंदू सेनापति ज्यादा थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा कट्टर था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? ये बहादुर शाह प्रथम बना। कौन बना? बहादुर शाह प्रथम बना। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस
अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? ये सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। किसको? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। बीबी के मकबरे औरंगाबाद महाराष्ट्र का निर्माण किसने करवाया था? ये औरंगजेब ने कराया था बीबी के मकबरे का। और कहीं कहीं इसके बेटे का भी नाम रहता है इसमें। किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? ये सुलेमान शिखों ने लिया था। सुलेमान शिखों ने लिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ये औरंगजेब को कहा जाता है। फिर है औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? 1686 में की थी। फिर 1665 में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि हस्ताक्षर किए थे? जयसिंह के साथ। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली, खेत बटाई, इसमें क्या होता है? खेत में ही अनाज का बंटवारा होता है, इसीलिए इसको खेत बटाई कहा जाता है। लंक बटाई, इसमें क्या? अनाज को खलियन से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई किया जाता है। खलियन में लाया जाता है और इसको बांटा जाता है। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई की जाती है। इसमें अनाज से भूसा निकालकर इसमें बटाई की जाती है। शासक, वजीर और वकील, देखो बाबर, मेहदी ख्वाजा वजीर रहता है बाबर के टाइम। हुमायूं के टाइम ये निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग रहता है। अकबर के टाइम बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर के टाइम यह पद रिक्त था, वजीर और वकील कोई नहीं था। शाहजहां के पद यह पद समाप्त हो गया था शाहजहां के टाइम। फिर जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लाया गया था? ये औरंगजेब के टाइम में लाया गया था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में स्थित है? ये धर्मत मध्य प्रदेश में स्थित है। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जो जसवंत सिंह था उसको 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। और धर्मत कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश उज्जैन में है। किस मुगल बादशाह का राज्य अभिषेक 2 बार हुआ था? ये औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब का 2 बार हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल इस्लामी है। क्या है? दारुल इस्लामी है। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। और यही छत्रसाल की ही ये बेटी रहती है, वो क्या, मस्तानी, जिसको कौन शादी करता है? ये मस्तानी को ये पेशवा बाजीराव टू से इसका शादी, इसी से इसकी शादी होती है। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा गया था? राबिया उद दौरानी का जो मकबरा है, राबिया उद दौरानी कौन है? ये औरंगजेब की बीवी थी। ये इसका मकबरा को द्वितीय ताजमहल या घटिया नकल भी कहा जाता है। औरंगाबाद में है ये। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने कराया था। मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली की जो लाल किला में स्थित है मोती मस्जिद, और जो आगरा में मोती मस्जिद है उसको किसने कराया था? उसको शायद शाहजहां कराया था उसको। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों में विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकोंडा में किया था। कहाँ किया था? बीजापुर एवं गोलकोंडा में किया था। किस मुगल बादशाह को अपनी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? ये औरंगजेब को कहा जाता है। मुगल कालीन सूबे की संख्या, अकबर के टाइम 12 सूबे थे। आईने अकबरी में वर्णित है 12 + 3 15, ठीक है। जहांगीर के टाइम 15 सूबे थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया था। और इसमें नए जुड़े सूबे 3 कौन कौन थे? 3 बरार, खानदेश एवं अहमदनगर थे, ये सब थे। फिर शाहजहां के टाइम 18 सूबे थे। कितने थे? 18 सूबे। इसमें कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा को जोड़ा गया था। कश्मीर, ठट्टा, उड़ीसा को जोड़ा गया था। औरंगजेब के टाइम 20 अथवा 21 सूबे थे।
ठीक है। औरंगजेब के टाइम 20 अथवा 21 सूबे थे, इसमें 2 बीजापुर 1686 में और गोलकुंडा 1687 में। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। आया बाहर से था, लेकिन इतना ज़्यादा इसका ये हो गया था कट्टरपंथी कि हिंदू त्योहार को मनाने से इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अब है मुगल कालीन प्रशासन के बारे देखेंगे हम। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाली रामसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? ये अकबर ने चलाए थे। किसने चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। किस मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या नहीं मुगल शासन में प्रचलित तांबे का सिक्का को क्या बोलते हैं? दाम। अभी भी नहीं बोलते कितना दाम का है ये। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता है? जो मुगल प्रशासन में जो जिले होते हैं उसको सरकार बोला जाता है, सरकार। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? लगान निर्धारण की विधि थी ये। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया गया। क्या राजस्व मुक्त अनुदान भूमि जिसको दिया जाता था, जिसमें राजस्व नहीं लगते थे, उस भूमि को क्या कहा जाने लगा? इसे मदद ए मास कहा जाने लगा। दिल्ली का वो शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित हुआ था? मदरसा ए बेगम महम अनगा द्वारा। किसके द्वारा? महम अनगा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महम अनगा द्वारा किया गया था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। क्या था? भू राजस्व था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तंबाकू के, ये क्वेश्चन अभी कोई एक एग्जाम था जिसमें पूछा गया था, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। शायद जेपीएससी का ही कोई क्वेश्चन है। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? ये निकोलाओ मनुची को चिकित्सा नियुक्त किया गया, निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता है? सेना का प्रधान मीर बख्शी। ये भी जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब है मनसबदारी प्रथा। ये संस्थापक है इसका अकबर है। कौन है? अकबर है। और ये कब प्रारंभ हुआ? 1575 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1575 ईस्वी में। अर्थ है पद या श्रेणी है। उद्देश्य है क्या? प्रशासन का संचालन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए था मनसबदारी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी ये थी मंगलों की दशमलव पद्धति पर ये आधारित थी। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व जो दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? भू राजस्व दिया जाएगा उसको जागीर। ये क्या तुम्हारा जागीर है? ऐसा बोला जाता है ना। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे कहा जाता था जागीर। मनसबदारी के संदर्भ में दो अस्पा जिनके पास 2 घोड़े हैं तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े हैं व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? 2 अस्पा, सिंह अस्पा। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये जहांगीर के टाइम पे था। यस, 2 अस्पा और सिंह अस्पा जहांगीर के टाइम का है। अकबर कालीन फतेहपुर सीकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? ये जोधाबाई का महल है। ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक विशाल इमारत है। जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था। जात क्या था? जात किसी मनसबदार के व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके प्रमुख द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी कौन थे? विभाग और उच्च अधिकारी। दीवान इंसा सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य के लिए, सुल्तान के आदेशों को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य के लिए। दीवान विजारत लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य की आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि के लिए है विजारत। दीवान काजी, ये तो हमने पहले ही देखा था। काजी क्या करते हैं? न्याय विभाग में रहते हैं। क्योंकि किससे रिलेट करना है ये इसमें है कि जो काजी रहते हैं
वही फतवा वगैरह जारी भी करते हैं, नियम कानून धर्म से रिलेटेड बनाते हैं, तो उसी से न्याय विभाग भी याद रखना है। फिर है दीवान बरीद। दीवान बरीद क्या है? ये गुप्तचर विभाग है। बरीद गुप्तचर विभाग, बरीद मुमालिक के अधीन है ये दीवान बरीद। फिर दीवान आरिज। अर्ज करते हैं ना, किसको करते हैं अर्ज? ये सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा, संगठन की देखरेख के लिए। फिर दीवान रिसालत। रिसालत याद रखना, विदेश विभाग। रिसालत कैसे याद रखना है? इसको रसिया से जोड़ दो, रसिया से, रसिया विदेश है ना, तो विदेश विभाग ऐसे बस रिलेट करो जैसे कि याद रह जाए। क्या है? मुहतसिब है, यह प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता है। मुहतसिब ये नैतिक आचरण को नियंत्रित करता है। वाकिया नवीस, यह वाकिया नवीस, नया नवीस समाचार लेखक होता है। खुफिया नवीस, यह गुप्त पत्र लिखते हैं। खुफिया से, खुफिया एजेंसी है ना अभी भी, तो उसी से गुप्त पत्र लेखक होते हैं ये। दरोगा या डाक, यह गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता है। दीवान तन हो, यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। मीर आतिश क्या है? शाही तोपखाने, आतिशबाजी होती है ना अभी भी, तो ये शाही तोपखाने से रिलेट करना है। आतिश वहीं से आया होगा। और दीवान तन वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा। फिर है मीर बहर, यह जल सेना है। बहर, मीर बहर जल सेना है। पानी क्या होता है? बहता है ना, तो बहर उससे याद रखना, जल सेना का प्रधान। हरकारा, यह जासूस वो संदेश वाहक दोनों होते हैं। हरकारा क्या होता है? जासूस भी होता है और संदेश वाहक भी होता है। फिर वितक्ची, ये क्या होता है? अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार के सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु उसकी नियुक्ति की थी अकबर ने अपने शासनकाल में। मुशरिफ कौन है? यह राज्य की आय व्यय एवं लेखा जोखा रखता था। आय व्यय और लेखा जोखा रखता था। नाजिर ए बयूतात क्या है? ये शाही कारखानों का अध्यक्ष होता है। नाजिर ए बयूतात शाही कारखानों का। मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान व मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी इसमें। अब मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला व साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? अनवर ए सुहेली ये पंचतंत्र का अनुवाद है। किसका? पंचतंत्र का अनुवाद है। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? राजभाषा थी फारसी थी, फारसी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था? औरंगजेब वीणा बजाता था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की थी। ये गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। ये गुलबदन बेगम हुमायूंनामा की रचना की थी तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे थे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? ये मोहम्मद रिजा खां को कहा जाता है। किसको? मोहम्मद रिजा खां को। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा किया गया। राजकवि है, शासक है। मुल्ला गजाली मसदरी ये अकबर के टाइम का है। क्या है? मुल्ला गजाली मसदरी अकबर के टाइम का है राजकवि। तालिब अमूली ये जहांगीर के टाइम का है। अबू तामिल कलीम शाहजहां के टाइम का है और कादिशी भी शाहजहां के टाइम पीरियड का है। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी थी? हमजानामा सबसे महत्वपूर्ण कृति थी। नस्तलिक क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि है। नस्तलिक क्या है? एक फारसी लिपि है।
जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय हुआ था? ये हुमायूं के समय हुआ था। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ कब हुआ था? ये हुमायूं के टाइम हुआ था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशेषता प्राप्त की थी वो कहाँ स्थित है? मुगल काल में जिस मदरसे यानी मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, ये कहाँ है? ये हमारा लखनऊ में है। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। इसके दो उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक पहली है आगरा के किले में मोती मस्जिद। ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था, जो मोती मस्जिद है, और जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी है। दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है। लाल बलुआ पत्थर जामा मस्जिद है, जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद की प्रमुख विशेषताएं हैं। मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है। कहाँ है? सिकंदरा आगरा में है अकबर का मकबरा। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, वहाँ 4 बाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण क्या है? शेर शाह का मकबरा, ये सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम। शासक है शेर शाह। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा ये दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। हाजी बेगम, हाजी बेगम शासक थे उस टाइम, हाजी बेगम। फिर है जहांगीरी महल, यह फतेहपुर सीकरी में है। जहांगीरी महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। अकबर शासक था। फिर जहांगीर महल आगरा में है, शासक था अकबर। अकबरी महल आगरा में है, शासक अकबर। आगरा का किला आगरा में है, अकबर के द्वारा ये किया गया था। ये दीवाने आम फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा किया गया था। ये दीवाने खास ये भी फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा किया गया था। पंचमहल हवा महल ये फतेहपुर सीकरी में फतेहपुर सीकरी आगरा में है, अकबर के द्वारा किया गया था। मरियम महल फतेहपुर सीकरी आगरा अकबर के द्वारा किया गया था। जमा मस्जिद फतेहपुर सीकरी में, वो अकबर के द्वारा किया गया था। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा किया गया था। बुलंद दरवाजा ये फतेहपुर सीकरी में है, अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर ने बनवाया था। एतमादुल्ला का मकबरा ये आगरा में है, नूरजहां के द्वारा किया गया था। ये जहांगीर का मकबरा ये शहादरा लाहौर में है, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। दीवाने खास ये आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। दीवाने आम आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। शीश महल आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। और जो दीवाने आम दीवाने खास जो फतेहपुर सीकरी में है, वो अकबर के द्वारा बनाया गया था। शीश महल आगरा में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। खास महल आगरा में शाहजहां द्वारा बनाया गया था। नगीना मस्जिद आगरा में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। जमा मस्जिद आगरा में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। मच्छी भवन आगरा में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था। देखो, आगरा का दीवाने आम दीवाने खास और दिल्ली का दीवाने आम दीवाने खास ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था, और जो दीवाने आम दीवाने खास फतेहपुर सीकरी का है, वो बनाया था अकबर ने बनाया था। वो लाल किला दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया है। मोती मस्जिद आगरा में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया।
जहानाबाद दिल्ली में है। ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। जमा मस्जिद दिल्ली में है, शाहजहां द्वारा बनाया गया था, जहाँ पे चोर बाजार लगता है। दीवाने आम दीवाने खास जो लाल किला में है, ये भी शाहजहां द्वारा बनाया गया था, दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। अब मुगल कालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। रामायण फारसी में अनुवाद किया गया बदायूनी के द्वारा। किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा किया गया। बदायूनी के द्वारा। फिर है भगवत गीता फारसी में टोडरमल द्वारा किया गया था। भगवत गीता फारसी में टोडरमल द्वारा किया गया था। योग वशिष्ठ फारसी में दारा शिखो द्वारा किया गया था। दारा शिखो द्वारा है। अर्थवेद फारसी में सरहिंद के द्वारा किया गया था। पंचतंत्र फारसी में मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी के द्वारा किया गया था। लीलावती ये फैजी द्वारा किया गया था। फिर है कालिया दमन फारसी में अबुल फजल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अबुल फजल द्वारा किया गया था। 52 उपनिषद फारसी में दरा शिखो द्वारा किया गया था। 52 उपनिषद। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा किया गया था। अबुल फजल द्वारा फारसी में किया गया था। बाबरनामा फारसी में किया गया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना द्वारा किया गया था। हुमायूंनामा फारसी में ये गुलबदन बेगम द्वारा। देखो अकबरनामा जो था ना, ये लिखा था, नहीं सॉरी, बाबरनामा जो लिखा था बाबर के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसका जो फारसी अनुवाद किया जाता है ये अब्दुल रहीम खाने खाना के द्वारा किया जाता है। फिर है हुमायूंनामा फारसी में गुलबदन बेगम द्वारा किया जाता है। तुजू के बाबरी, हाँ ये इसी की बात कर रही हूँ मैं। तुजू के बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर के द्वारा ये किया जाता है। इसी को फारसी में अनुवाद किया जाता है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना, इसके जो 9 रत्न थे इनके द्वारा किया जाता है। तुजू के जहांगीरी फारसी में जहांगीर मोहम्मद खां मोहम्मद हादी के द्वारा किया जाता है। आगे हमारा है मुंतखब उल तवारीख फारसी में अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया जाता है। अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया जाता है। फिर इकबाल नामा ए जहांगीरी फारसी में मोतमिद खां बख्शी द्वारा किया जाता है। मवासिर जहांगीरी फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा किया जाता है। फारसी में ख्वाजा कामगार के द्वारा किया जाता है। तबकाते अकबरी फारसी में निजामुद्दीन अहमद द्वारा किया जाता है। शाहजहांनामा फारसी में किया जाता है, इनायत खां द्वारा किया जाता है। नुस्ख ए दिलखुशा ये फारसी में किया जाता है, खफी खां द्वारा किया जाता है। फिर आलमगीर नामा फारसी में मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा किया जाता है। मुहासिर ए आलमगीर फारसी में साकी मुस्तैद खां द्वारा किया जाता है। मुहासिर ए आलमगीरी फारसी में साकी मुस्तैद खां द्वारा किया जाता है। फतवा ए आलमगीरी ये फारसी में शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा किया जाता है। फिर पदशाहनामा फारसी में मोहम्मद अमीन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? मोहम्मद अमीन द्वारा किया जाता है। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बने फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ था। देखो जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में क्या हुआ था? केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ हुआ था। इस सजावट को क्या बोलते हैं? पित्रादुरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पित्रादुरा। इंपॉर्टेंट है ये, पित्रादुरा।
जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? नादिर उल हर्ष से सम्मानित किया गया था। नादिर उल उर्स से सम्मानित किया गया था। हुमायूं का मकबरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया। मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी किसने? हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन था? दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा था, ये हुमायूं का मकबरा था। चारबाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में ही हुआ था। ठीक है, यहीं पे हुआ था ये। जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोधी का मकबरा है। बाग युक्त मकबरा जो है ये लोधी का मकबरा है, लोधी गार्डन में। ताजमहल का पूर्वगामी माना इसे, जो इस मकबरे को, हुमायूं का जो मकबरा है इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में कौन कौन थे? हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम, दारा शिको, फिर जहांदर शाह, फारूक शियार, रफ़ी उद रजात और आलमगीर द्वितीय, ये लोग सारे थे जिनको दफनाया गया है। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शाहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। बहादुर शाह जफर, उसके 3 शहजादे को लेफ्टिनेंट हडसन ने हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना केशव दास ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 1500 वर्षों में हुआ था। 1500 बोल रही। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 15 वर्षों में हुआ था, 15 साल लगे थे। इसके महत्वपूर्ण भवन कौन कौन से? खास महल है, हवा महल है, हिरन मीनार है, दीवान आम है, दीवान खास है, जोधाबाई का महल है, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है, पंचमहल है, बुलंद दरवाजा है, बीरबल का महल इत्यादि ये सब है। और फतेहपुर सीकरी के दीवान आम, दीवान खास किसके द्वारा बनाया गया था? ये अकबर द्वारा बनाया गया था। और जहांगीर बोल रही हूँ, शाहजहां के द्वारा दीवान आम, दीवान खास आगरा और दिल्ली का बनाया गया है। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? ये जहांगीर के शासन में। किसके में? जहांगीर के शासन में चित्रकारी। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण हुआ है? भारतीय, ईरानी और फारसी शैलियों का हुआ है। आगे है, पित्रा-दूरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ था जो ईरानी शैली से निर्मित है? एतमादुद्दौला के ये में हुआ था। एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ था। जो एतमादुद्दौला किसका ये पिता रहता है? ये नूरजहां का। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल्स स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते थे। ये सब पूछा गया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल क्या है? तो ये चित्रकला है, चित्रकला। संस्कृत में अलौक उपनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अलौक उपनिषद ये अकबर ने करवाया था। जहांगीर के समय वो कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासक का चित्र लिया था? ये बिशन दास था। कौन था? बिशन दास था। भारत के शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। मुगल काल में अधिकतर फारसी में ही लिखा जाता था कुछ भी चीज़। फारसी इनका राजकीय भाषा था सब। आगे हमारा है मराठा राज्य, मराठा राजवंश। देखो इसके सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी, उसके बाद उग्रसेन रहते हैं, उसके 2 पुत्र रहते हैं, कर्ण सिंह, शुभकर्ण। इससे इनके वंशज भोसले कहलाते हैं।
इसमें बालाजी भोसले, फिर मलेजी से, उसके बाद इधर है पुत्री जीजाबाई के विवाह शाहजी भोसले से होता है, इसके 2 विवाह होते हैं। फिर जीजाबाई से शिवाजी वन यहाँ से आते हैं, उसके बाद यहाँ से शुभकरण से इनके वंशज जो बालाजी भोसले हैं, मालेजी से शाहजी भोसले, फिर ये इनका जो विवाह होता है तुकाबाई मेहिते से होता है। फिर संभाजी बड़े भाई रहते हैं। फिर शाहजी भोसले के 2 पुत्र होते हैं, शिवाजी वन और संभाजी राजाराम, शिवाजी संभाजी राजाराम, ठीक है। उसके बाद संभाजी का साहूजी पुत्र होता है, उसके राजाराम की पत्नी ताराबाई रहती है और इसी से शिवाजी 2 होते हैं। और मालेजी से संभाजी का बड़े भाई रहते हैं। स्वतंत्र शासक सतारा साहूजी, फिर दक्षिण कोल्हापुर शिवाजी 2 के द्वारा जाएगा, ये राजाराम 2 फिर बाद में आते हैं। मोडी लिपि का प्रयोग किस लेखों में किया जाता है? ये मराठों के लिए किया जाता है। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा का भू राजस्व प्रथा से है। ये मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। अष्टप्रधान। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? ये रायगढ़ में स्थापित की थी। कहाँ? रायगढ़ में। फिर है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 19 में हुआ था। पेशवा ने किसके सामने समर्पण किया था? ये जॉन मेलकम के सामने। जॉन मेलकम। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य 1761 में लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय होती है। वर्ष 1700 में ईस्वी में आगे मुगल सम्राट के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व मराठा संरक्षिका ने किया था। ये ताराबाई ने किया था। ताराबाई ने। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? ये कारगर और सरल बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में थी? ये ताराबाई के हाथों में थी। किसके हाथों में? ताराबाई के हाथों में। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था। बीजापुर के सुल्तान अफजल खान नामक सरदार ने वर्ष 1659 में शिवाजी को बंदी बनाने को भेजा था, परंतु शिवा ने उसके ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? सालहर या सलहेर में हराया था। कहाँ हराया था? सलहर या सलहेर में हराया था। शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन थे? मजूमदार अमात्य थे, ये वित्त मंत्री। सुमंत या दबीर, ये विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार थे। फिर सुरनीस या चिटनीस, ये पत्राचार विभाग थे। सुरनीस इससे रिलेट करना है। पेशवा प्रधानमंत्री, ये अष्टप्रधान का प्रमुख था जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। पेशवा जो बाद में पेशवा ही रह जाता है इसमें। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। ये वाक्यान्वित मंत्री, यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश, न्याय विभाग का था। न्यायाधीश न्याय विभाग का था। सेनापति ए सरे नौबत, सेना का प्रधान था। पंडित राव, धर्म व दान विभाग था। पंडित नाम से ही धर्म व दान विभाग का था। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद ना तो स्थायी थे और न ही वंशानुगत थे, बल्कि ये राजा के इच्छा पर्यंत थे। कैसे थे? राजा के इच्छा पर्यंत थे। आगे हम पढ़ेंगे विविध।
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ये मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था, रंगीला मयूर सिंहासन। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? ये फारुखसियार ने की थी। किसने? फारुखसियार ने। कश्मीर के शासक जैन उल अबादिन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। किसने? जैन उल आबदीन ने किया था जजिया कर। इसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, जैन उल आबदीन को। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? ये जौनपुर को कहा जाता है। किसको? जौनपुर को। शेर ए अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? ये दारा शिकोह ने की थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकिलिच खां था। चिनकिलिच खां। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। मुहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में किया था। मुगल काल में किस बंदरगाह का बाब उल मक्का का द्वार कहा जाता है? सूरत बंदरगाह को कहा जाता है। किसको? सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? ताजुल माली ने किया था। ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। जयसिंह द्वितीय ने याद रखना, खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद, ये गोल गुंबद बीजापुर में है। बीजापुर में विश्व का सबसे बड़ा गोल गुंबद। मुगल शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को जगत गुरु से पुकारा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय था। क्या था? अकबर शाह द्वितीय। और इसी ने अकबर शाह द्वितीय नहीं, ये जो राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि दिया था। फिर हमारा आगे है, वजीर काजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। वजीर काजीउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नौरोज का त्यौहार किससे ग्रहण किया था? पारसियों ने। और ये स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बलबन ने किया था। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? इसको कहा जाता था पोलज। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। सिख संप्रदाय के 10 गुरु कौन कौन थे? गुरु काल प्रमुख उपलब्धि नानक थे 1469 से 1539। सिख धर्म के संस्थापक थे ये। 1469 से 1539 सिख धर्म के संस्थापक। उसके बाद आए अंगद आते हैं 1539 से 1552 में, गुरुमुखी लिपि के जनक थे। अमरदास ये 1552 से 1574 तक आते हैं। सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना करते हैं। विवाह पद्धति लवन का प्रचलन करते हैं। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर की स्थापना करते हैं। अर्जुन सिंह 1581 से 1606 गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण इन्होंने ही कराया था। इन्हें जहांगीर ने क्या दिया था? फांसी दिया था। जहांगीर ने क्या दिया था? फांसी दिया था। इनको जहांगीर के द्वारा फांसी दिया गया था। हरगोविंद सिंह 1606 से 1644 तक रहे। ये अकाल तख्त की इन्होंने ही स्थापना करते हैं। सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया था। उसके बाद हर राय थे 1644 से 1661
मुगलों के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लिया। वो अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। हरकिशन, ये 1661 से 1664 में अल्प वयस्क अवस्था में इसकी मृत्यु हुई थी। तेग बहादुर, ये 1664 से 1675 तक रहे। औरंगजेब द्वारा इसको फांसी दी गई थी। अब गुरु गोविंद सिंह, और जो इसको फांसी दिया गया था वो जगह दिल्ली में चांदनी चौक के सामने है। गुरु गोविंद सिंह, यह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 में हुआ था। इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना किया था। सिखों के लिए 5 ककार कैश, कंघा, कृपाण, कच्छा व कड़ाक अनिवार्य किया था। गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया था। गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया था। सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास ने अकबर द्वारा दिए गए 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। ये हमारा मध्य भारत खत्म हो गया, मिडिवल हिस्ट्री खत्म हो गया।